आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। आरजेडी ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले किया प्रदर्शन। मानसून सत्र के आखिरी दिन में उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। आरजेडी रही आक्रामक। भाकपा माले के विधायक और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। सदन के बाहर किया गया प्रदर्शन। पंचायत और वार्ड सचिवों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में खुला नया विजन सेंटर। डीडीसी और जिला परिषद उपाध्यक्ष ने किया सेंटर का उद्घाटन। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अजय मंडल रहे मौजूद। और सहरसा सदर अस्पताल बना बिचौलियों और दलालों का अड्डा। जिला पार्षद ने दी जानकारी। सिविल सर्जन को आवेदन देकर दलालों पर कार्रवाई करने की रखी मांग। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपदा प्रबंधन की अहम बैठक आज हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। मुख्यमंत्री के चाईबासा दौरे के चलते कल रद्द हो गई थी बैठक। कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। वीकेंड लॉकडाउन को भी खत्म किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री के चाईबासा दौरे के चलते कल बैठक रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब आज एक बार फिर से विचार विमर्श किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन को भी खत्म किया जा सकता है। वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। आज आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक की जा सकती है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री के चाईबासा दौरे पर थे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते कल आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब आज एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है, जिसमें कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। वीकेंड लॉकडाउन को भी खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री चाईबासा दौरे पर थे। मुख्यमंत्री के दौरे के चलते कल बैठक रद्द कर दी गई थी। आज एक बार फिर से बैठक करने का फैसला लिया गया है। शायद आज आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, जिसमें कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस दौरान बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें से वीकेंड लॉकडाउन को भी खत्म करने का फैसला एक बार सरकार ले सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो सकती है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री चाईबासा दौरे पर थे। दौरे के चलते कल बैठक रद्द हो गई थी। आज एक बार फिर से आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है शायद। वहीं इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आपदा प्रबंधन की बैठक कल मुख्यमंत्री के चाईबासा दौरे के चलते रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज एक बार शायद फिर से आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है, ऐसा विचार विमर्श किया जा सकता है। इस दौरान कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वीकेंड लॉकडाउन को भी खत्म करने पर विचार विमर्श सरकार कर सकती है। ठीक है, निश्चित तौर पे आपदा की महत्वपूर्ण बैठक है और कल ये बैठक टाल दी गई थी क्योंकि मुख्यमंत्री चाईबासा दौरे पर थे और यही वजह थी कि कल की बैठक टाल दी गई थी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण कई मामलों में है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब जो लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी जानी है, यानी वीकेंड लॉकडाउन को खत्म किया जाना है। इसके अलावा कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर सरकार विचार कर रही है। तीसरी बात, जो बाजारों को 8 बजे तक खोला जाता है रात को, उसकी समय सीमा को बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा भी जो कई बैंक्वेट हॉल और शादी से संबंधित जो छूट है, वो इन सब चीजों में भी कुछ छूट सरकार की तरफ से अब दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान को अगर आप समझेंगे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि कोरोना का जो तीसरा लहर है वो शुरू हो चुका है। तो इतना आसान अभी लगता नहीं कि सरकार फिलहाल इतने बड़े स्तर पर छूट देगी, लेकिन जहां तक वीकेंड लॉकडाउन की बात की जाए या फिर बाजारों की समय सीमा को बढ़ाने की बात की जाए तो इस पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो कोचिंग संस्थानों और कॉलेज को भी सरकार अब खोलने पर विचार कर चुकी है।
बिल्कुल नवीन, क्योंकि काफी लंबे समय से लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था काफी चरमरा भी गई थी और काफी प्रभावित भी हुई थी, जिसको लेकर अब लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने पर विचार विमर्श करने के लिए अब सरकार कहीं न कहीं तैयार है। बिल्कुल, ये सरकार के ये फैसले हैं और जहां तक मेरे बैठक की बात की जाए तो आज बैठक के बाद देर शाम तक ये फैसला आ जाएगा कि सरकार किन किन चीजों को लेकर के छूट दे रही है और लोग जो उम्मीद इस सरकार से लगाए हुए हैं कि किन किन मामलों में सरकार उन्हें छूट देगी, तो कहीं न कहीं वो आज देर शाम तक जो है उसका फैसला आ जा सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आपदा प्रबंधन के मंत्री बन्ना गुप्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बाकी जो राज्य के सचिव हैं ये तमाम लोग जो है बैठक में मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात, जो अभी हाल के समय में कोरोना से लड़ाई के बाद अभी पिछले समय में जो एक रिपोर्ट है राज्य का, उसको भी देखा जाएगा, उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा कि बाजारों को खोलने के बाद आंकड़ों में क्या बढ़ोतरी हुई या फिर कितने मामले घटे। तो ये मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन के बाद ही ये तमाम तरह की छूट सरकार की तरफ से दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, रुक करेंगे खबरों का, जहां विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनता दल ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी के विधायकों ने सदन पोर्टिको में इस पर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरकार की तरफ से 20 लाख रोजगार के वादे पर क्या पहल हो पाई है, इसको लेकर आरजेडी के विधायकों ने सवाल भी खड़े किए। बता दें कि विधानमंडल का मॉनसून सत्र भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस 5 दिनों के सत्र में आरजेडी ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कहीं न कहीं आरजेडी के उस एजेंडे को दर्शाता है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार विधानसभा में 2 बार जातीय जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार लिखित रूप से कहती है कि हम इस देश में दलितों की गणना तो करेंगे लेकिन अति पिछड़ों की गणना नहीं करेंगे, अगड़ों की गणना हम नहीं करेंगे। तो उसी को याद दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो 2 बार जो विधानसभा में ये तय हुआ है, तो ये विधानसभा की तौहीन होगा। यदि केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने आधार पर, अपने खर्चों के आधार पर जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कराए, उसकी गणना कराए, क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्था, वादी व्यवस्था में लोग गरीब जाति से है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। श्रावण माह में शिव में संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का, जहां लंबित मानदेय भुगतान के लिए पटना में प्रदर्शन करने वाले पंचायत और वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाकपा माले के विधायक और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। बता दें कि भाकपा माले के विधायकों ने वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की घटना और इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पंचायत और वार्ड सचिवों को लंबे समय से मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर भी सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ शराबबंदी कानून के तहत दलितों और गरीबों पर किए जा रहे मुकदमे के खिलाफ भी माले विधायकों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि माले विधायकों ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून का इस्तेमाल लगातार गरीबों और दलितों के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं इस कानून के जरिए दलितों और गरीबों का दमन हो रहा है। बेतिया में जहरीली शराब कांड से 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनके परिजनों को सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं उपलब्ध कराया है। साथ ही सरकार की ये नीति बताती है कि शराबबंदी के आड़ में किस तरह समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल पर हम लोगों का प्रदर्शन है कि जो मोदी जी की सरकार ने देश की खेती को, यहाँ के कृषि क्षेत्र के उत्पादन को, वितरण को और भंडारण को अडानी अंबानी को के हवाले करने का जो ये कानून लेकर के आई है उसको रद्द करे और किसानों की मांगों को माने, अन्यथा मोदी सरकार की ईंट से ईंट किसान बजा देंगे। बंगाल में इसका टेलर मिला, इसका टेलर जो है तमिलनाडु में मिला और इस साल जो है अगले साल इनको यूपी में मिलेगा। आज देखिए पूरे प्रदेश में अराजकता है। कटिहार नगर निगम के मेयर की हत्या हो गई कल शाम और नीतीश कुमार को शर्म नहीं आ रही है। पूरा सीमांचल मिथिलांचल बाढ़ की तबाही से पीड़ित है, कटान से पीड़ित है और पूरे प्रदेश का किसान, पूरे देश का किसान आज तीनों कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलनरत है। आज 8 महीने हो गए, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। हम बिहार विधानसभा से मांग करेंगे कि बिहार विधानसभा तीनों कृषि कानून, किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करे। अगली खबर धनबाद से है, जहां जिला जज उत्तम आनंद के हत्याकांड के बाद सूबे की सियासत काफी गर्म हो गई है। भले ही पुलिस मामले में तेजी से जांच कर रही है, लेकिन अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। जब न्यायालय के जज ही सुरक्षित नहीं है, तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित रह सकती है। साथ ही सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ये झारखंड के 3.25 करोड़ जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। धनबाद की घटना ने पूरे 3.25 करोड़ जनता को बर्बाद करने का काम किया है। एक न्यायाधीश की संदिग्ध हत्या हम इस बात का प्रमाण है कि झारखंड में आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं अविलंब इसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए अनुशंसा तुरंत करें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था के सवाल पर इस राज्य की सरकार को कुंभकर्णी निद्रा में सोने के लिए नहीं देगी और हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, चाहे नक्सली हो, अपराधी हो, इनकी कोई जात नहीं होती है और जो भी ये घटनाएं हुई हैं, एक वकील की हत्या हुई, एक जज की भी बात जो आ रही है, हत्या की ही ज्यादातर संभावना है उसमें। लेकिन पुलिस अपना काम, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और बहुत जल्द इसका उद्भेदन होगा। और जो लोग भी इसमें चाहे हत्या में जो लोग शामिल हैं, जो इसके पीछे साजिश करता है, सभी लोगों को बेनकाब किया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि ऐसे दुस्साहस आगे आने वाले दिनों में अपराधी नहीं कर सके।
और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात धनबाद की करेंगे, जहां जिला जज और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत को लेकर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक ओर जहां धनबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट भी मामले को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहा है। घटना के दौरान उत्तम आनंद को जिस ऑटो ने टक्कर मारी थी, पुलिस ने उसे गिरिडीह से बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने ऑटो के साथ लखन वर्मा और राहुल वर्मा को भी पकड़ लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज से ये लगता है कि ये महज एक हादसा नहीं है। उत्तम आनंद को मारने के लिए ऑटो का इस्तेमाल किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। बता दें कि सरकार की ओर से भी इस मामले पर पुलिस मुख्यालय से हर घंटे अपडेट दिया जा रहा है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धनबाद के एसएसपी से बातचीत कर पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत जिले के हाई प्रोफाइल रंजन सिंह की हत्या के मामले की सुनवाई मामले से उसे जोड़ा जा रहा है। बता दें कि रंजन सिंह धनबाद के बाहुबली नेता और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। वहीं जनवरी 2017 में रंजय की हत्या हुई थी और कुछ दिन बाद ही शूटर अभिनव सिंह और अमन के गुर्गे रवि ठाकुर की जमानत याचिका को इन्होंने खारिज कर दिया था। सीआईडी की टीम है वो लगातार इसमें हमें सहयोग कर रही है और हम लोग जो डिफरेंट साइंटिफिक पहलू हैं उस पर जांच कर रहे हैं और उसी के कोऑर्डिनेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। घटना के मुख्य कारण कुछ पता चल पा रहा? अभी हम लोगों ने आपको जो बताया, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं तक है। बाकी अन्य जितने भी बिंदु हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आप लोगों को बताया। टीएमसी और डीएमके के नेताओं के बिहारी गुंडा और बिहारियों के पास ज्यादा दिमाग नहीं होता वाले बयान पर सियासी बवाल मच गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कहा कि इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। बता दें कि बिहार की छवि को मुख्यमंत्री नीतीश ने खराब किया है, ऐसा चिराग पासवान ने कहा। बिहारियों को गलत तरह से देखा जाता है, इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। दूसरे प्रदेश में बिहारी शब्द गाली बना दिया गया है, आपको पीटा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आती है। यहां पर बाढ़, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बिहार हमेशा सुर्खियों में रहता है। मेरी लड़ाई मेरे बिहारी स्वाभिमान से है। अगर कोई बिहार के भाई बहनों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो एलजेपी इसका कड़ा विरोध करती है। आने वाले दिनों में बिहारी अपने शान को देश और दुनिया को दिखा देंगे। वहीं वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अगर कोई अपना हक मांगता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री बिहार की समस्या को सुनना ही नहीं चाहते, अगर कोई बात करता है तो उस पर लाठियां चलवाते हैं।
देखिए, इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता और जिसने भी ऐसा ट्वीट किया है ये पूरी तरीके से गलत है और बिहार की छवि को कहीं ना कहीं जो बर्बाद करने में जिसमें भूमिका हमारे मुख्यमंत्री की भी है, मैं बार बार यही बोलता हूं, हम लोग की लड़ाई बिहारी अस्मिता की लड़ाई है और आज की तारीख में अगर बिहारियों को इतनी गलत दृष्टि से देखा जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 15 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना। मैं तो बार बार मैंने बोला ही इस बात को कि भैया बिहारी शब्द तक तो गाली बना दिया गया है। मैं अगर अपने नाम के आगे अगर मैं बिहारी जोड़ता हूं, युवा बिहारी लिखता हूं, इसीलिए लिखता हूं क्योंकि आप दूसरे प्रदेश में चले जाइए, बिहारी शब्द गाली बना दिया गया है। आपको बिहारी बोलकर आपके ऊपर लाठी चलाई जाती है, आपको पीटा जाता है, आपको अपमानित किया जाता है। और आज जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लें, कोई एक ऐसी अच्छी खबर है जो बिहार के बारे में आती हो? बिहार बाढ़ को लेकर, अपराध को लेकर, यहां पर भ्रष्टाचार को लेकर, यहां पर बिगड़ती स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं को लेकर, सिर्फ यही तमाम कारण है जिसकी वजह से बिहार सुर्खियों में रहता है। पर हां, उसके बावजूद मेरी लड़ाई मेरे बिहारी स्वाभिमान की है, मेरी बिहार की खोई हुई शान की है, पहचान की है। पर हां, अगर कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिहारियों के लिए या बिहार के लिए करता है तो लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। बढ़ते आगे और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां परसुडी संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन डीडीसी परमेश्वर भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। बता दें कि ये विजन सेंटर पूर्णिमा नेत्रालय की तरफ से खोला गया है। वहीं मौके पर संस्था के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती और कांग्रेस नेता अजय मंडल मौजूद रहे। संस्कृति वेलफेयर के द्वारा जो इस आई कैंप सेंटर का जो उद्घाटन हुआ, आज हमारे माननीय विधायक, माननीय डीडीसी और हम सभी लोग उपस्थित थे। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं इस संस्था के अध्यक्ष का, श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती जी का, जो इतना बेहतर काम हम लोग आए दिन देखते थे कि आई कैंप यहाँ लगाने का काम चलता था ग्रामीण क्षेत्र में। आज वो परमानेंट एक कैंप के तौर पर लगाया जा रहा है, जहां लोग आकर डेली इलाज कराने का काम करेंगे। कैंप लगाया जा रहा है और निश्चित रूप से हमारे इस परसुडी क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया है, परसुडी प्रखंड, और इस क्षेत्र में इस संस्था द्वारा जो कैंप लगाने का पहल किया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है इस क्षेत्र के लिए। कोसी इलाके के पीएमसीएच कहा जाने वाला सहरसा सदर अस्पताल इन दिनों बिचौलियों और दलालों का अड्डा बन गया है। जी हां, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर मरीज भर्ती वार्डों में अक्सर ये दलाल मंडराते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे दलाल यहां भर्ती मरीजों को इंजेक्शन से लेकर पानी चढ़ाने का काम करते हैं और फिर ये बिचौलिए भोले भाले मरीजों को अपने जाल में फंसाकर निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिए बाध्य करते हैं, जहां इन्हें बंधी बधाई कमीशन मिल जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि इन सबके बीच अस्पताल प्रशासन भी मौन बना हुआ है। ऐसे में जिले के खैरा प्रखंड के जिला पार्षद ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर ऐसे दलालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल जिला पार्षद धीरेन्द्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र के एक मरीज का हाल चाल जानने सदर अस्पताल पहुंचे तो देखा कि एक बिचौलिया उक्त मरीज को सलाइन चढ़ा रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि वो सदर अस्पताल का कर्मी नहीं है, बल्कि एक दलाल है। एक्चुअली में 2 पेशेंट था, हम आए थे उनको देखने के लिए। जैसे ही इमरजेंसी में घुसे तो हम देखते हैं अरशद नाम का एक आदमी पानी लगा रहा था, फिर उसी को देखे वो सुई लगा रहा है। तो हम बोले, हमको लगा जो कोई नया डॉक्टर साहब आए हैं, तो हम बोले आप डॉक्टर हैं? तो बोला जी नहीं हम डॉक्टर हैं। तो हम बोले कौन डॉक्टर है? तो डॉक्टर साहब आए उधर से, तो डॉक्टर साहब को बोले जो ये कौन है? तो डॉक्टर साहब बोले ये तो कोई नहीं है। हम बोले कोई नहीं है तो ये सुई और पानी कैसे चढ़ा रहा है यहाँ पर? तो बोला जी नहीं ये नहीं है। हम बोले जो तुम यहीं रुको। हम जब तक डॉक्टर साहब से बात किए वह दलाल भागने में सफल रहा। अगली खबर गुमला से है, जहां भरनो अचल में भूमाफियाओं के द्वारा जबरन महाराजी जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा बंदूक के बल पर ग्रामीणों को डरा धमकाकर जमीन पर अवैध रूप से बेचने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में ग्राम प्रधान तेतरा उराव की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड मुख्यालय के 7 सरना के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुखिया मुकेश उराव का कहना कि
महाराजी जमीन पर सदियों से जेठ जतरा और डायर जतरा लगता आ रहा है। इस जमीन पर जमीन दलाल और भूमि माफियाओं को 2 सालों से नजर गड़ाए हुए हैं। इसे अवैध रूप से बेचने की फिराक में लगे हैं, लेकिन भरनों के ग्रामीण जनता दलालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो 454 जो जमीन है, महाराजी जमीन है, इसमें सभी ग्रामीण एकजुट है। इसमें पूर्वज से डायर जतरा लगते आया है और जितने भी यहाँ पर दलाल हावी हो रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के दृष्टिकोण से भी अंचल के द्वारा एलपीसी नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद जमीन दलाल लोग यहाँ पर हावी हो रहे हैं। इसके लिए जनता एकजुट है। सब गोली खाएंगे, केस खाएंगे, लेकिन जमीन को नहीं लूटने देंगे। तो आज रातू महाराजा का जो जमीन है भरनों में, वो जमीन आज नहीं पूर्वज से रातू महाराजा दिया है और उसका प्रजा कमा के खा के आज भी उसी में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना